Hello everyone. So today we'll be starting with a new chapter. ये chapter आपकी 11th class का है and it is very important for your school purpose. School exams के लिए भी important है and it is very important for your NEET as well. Right? So in this video we'll be completing prokaryotic cell and इसके बाद एक और वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे. राइट? सो दैट मीन्स दिस चैप्टर विल बी completed in 2 videos. Okay, and I have prepared notes or PPTs for this chapter in such a way that you can frame your subjective questions from these notes, right? So you can note them down. आप आराम से नोट्स पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हो सो दैट आप अपने एग्जाम्स में व्हेन इट कम्स टू योर सब्जेक्टिव पार्ट, राइट? सो जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो नोट्स कॉपी कर सकते हैं. आप उसी फ्रेम में अपना क्वेश्चन लिखिएगा, राइट? एंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी इज इंक्लूडेड इन दीज नोट्स. ओके, कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्किप है या फिर यहाँ से जो भी चीजें फ्रेम होंगी for your MCQs or for your long answers or for your 5 markers, 2 markers, right? मैं सब कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगी, right? So let's start without wasting time. Let's start the chapter. Okay. So see, in first slide I have written what is a cell. Okay, so let's start this chapter with a very fundamental definition of cell. What is cell? We all know that everything around us is made up of a tiny structure जो उसका फ्रेम सेट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसका फंक्शनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? सो व्हेन इट कम्स टू अ लिविंग बॉडी, जब हम एक लिविंग बॉडी की बात करते हैं, वेदर इट इज अ प्लांट और एन एनिमल, हर एक लिविंग बॉडी एक बहुत छोटी यूनिट से मिलकर बनी है एंड दैट यूनिट इज नोन एज सेल ओनली. ओके, सो सेल हेयर बिकम्स द structural and functional unit of unicellular organism, right? That means it is a structural and functional unit of all living organism. And when it comes to a unicellular organism or multicellular organism, both of them are made up of cell only. Difference ये है unicellular है because this uni word is here, it means one, right? That means एक सिंगल सेल से अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है then that will be known as unicellular organism. And if there is a group of cells which are forming tissues, organ system, then that will be known as multicellular, right? अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक सेल है तो यूनिसेलुलर और एक से ज्यादा सेल है तो मल्टीसेलुलर, राइट? दिस इज द पॉइंट. सो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो आपके एनसीईआरटी में भी है, दैट unicellular organism capable of independent existence performing essential functions of life, right? We cannot say that as we are multicellulars. अगर हम humans की बात करें, we are the most complex living organism. So अगर हम multicellular हैं और हम अपनी बॉडी में सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, बी इट ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और एनीथिंग, एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, राइट? दैट डजंट मीन कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अगर है, अगर हम उससे खुद को कंपेयर करें तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रख सकता. ऐसा नहीं है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी सेल से मिली है, मिलकर बनी है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है. दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल. सो सेल एक वो यूनिट हो गई जो स्ट्रक्चर तो दे रहा है, प्लस एक वो जोन भी है बॉडी का जिसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, राइट? दैट इज वाई वी हैव रिटन हेयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर ही रहा है बट साथ साथ जितने भी फंक्शंस बॉडी में हो रहे हैं वो सब भी इसी एरिया में, इसी जोन में हो रहे हैं, राइट? सो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग whether a single cell or a group of cell, they are capable of independent existence. Okay, right? एक नोट और यहाँ पे है, anything less than a cell has no independent living or existence, right? That means कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर अगर है जो सेल्स की कॉम्पोजिशन से थोड़ा सा नीचे लेवल पे आता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता. दैट मीन्स सेल होना जरूरी है, फिर चाहे वो एक सेल हो या बहुत सारे सेल हो, दैट डजंट मैटर, बट सेल होना जरूरी है. एनीथिंग लेस देन अ सेल विल नॉट बी हैविंग एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कुछ साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं जिन्होंने कुछ सेल से रिलेटेड चीजें डिस्कवर की थी. नंबर 1 वी हैव Leeuwenhoek, right? Leeuwenhoek, he discovered the first living cell. Robert Brown, number 2, Robert Brown, he discovered nucleus.
and all the structural details by electron microscope, right? That means Robert Brown, he is known to discover न्यूक्लियस, बट अलॉन्ग विद न्यूक्लियस उन्होंने सेल के जितने भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स हैं वो दी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब है दैट मीन्स एक ऐसा माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन जितनी छोटी चीज को भी बहुत आराम से विजिबल कर सकता है, राइट? सो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, जो बहुत छोटा होता है, एक सेल इतना छोटा है उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, राइट? सो न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया, प्लस एक डिटेल्ड स्ट्रक्चरल डिटेल्स दिए सेल के बारे में, राइट? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दैट व्हाट इज सेल, राइट? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल, राइट? हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल? Leeuwenhoek. And who discovered the nucleus and all the other structural details of a cell? Robert Brown, right? Next we have cell theory. So in cell theory we'll be learning about 3 साइंटिस्ट. मैं आपको एक छोटा सा समरी बता देती हूँ उसकी. हम इस पूरे सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट? देयर हैज बीन सम करेक्शंस इन एनसीईआरटी. इनिशियली एनसीईआरटी में जो 2 आपको साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं, स्क्लेडन एंड शॉन, ये दोनों अभी करंटली जर्मनी से लिखा हुआ है, जर्मन बोटानिस्ट एंड जर्मन जोलॉजिस्ट, राइट? बट इनिशियली ये ऐसा नहीं था. सो प्लीज इसको आप ध्यान से देखना. सेल थ्योरी 1838 में दी गई थी बाय 2 साइंटिस्ट, स्क्लेडन एंड शॉन, राइट? स्क्लेडन वाज अ जर्मन बोटानिस्ट एंड शॉन वाज द जर्मन जूलॉजिस्ट, राइट? दोनों में डिफरेंस ये था बिकॉज ही वाज अ बोटानिस्ट, तो इन्होंने प्लांट्स में डिस्कवरी किया था, और शॉन वाज जूलॉजिस्ट, सो इन्होंने एनिमल सेल में ऑब्जर्वेशंस दी थी, राइट? सो स्क्लेडन और शॉन दोनों ने एक ही टाइम जोन में अलग अलग टाइम पे मतलब अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में, टाइम सेम था बट अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये डिस्कवरी की. क्लेडेन ने देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज. और सेम चीज श्वान ने डिस्कवर किया एनिमल्स के लिए, दैट ऑल एनिमल बॉडीज दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज सेल, राइट? एंड श्वान ने एक चीज और ऑब्जर्व की कि यहाँ पे जो इनकी सबसे बाहर वाली लेयर थी ना, दैट इज थिन, द आउटर लेयर इज थिन, जिसे उसने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, दैट मीन्स एनिमल्स की बॉडी में जो आउटर मोस्ट लेयर थी वो प्लाज्मा थी, दैट मीन्स सेल वॉल उनके पास प्रेजेंट नहीं थी. सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. तो स्क्लेडन और श्वान दोनों एक चीज पे आए, एक सेम चीज उन्होंने डिस्कवर की अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में. उन्होंने प्लांट में देखा स्क्लेडन ने, श्वान ने देखा एनिमल्स में, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बनकर बनी है, जिसे उन्होंने बोला सेल. और साथ साथ उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि उनकी जो आउटर लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज थिन, राइट? वाइल प्लांट्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और आउटर मोस्ट लेयर होती है विच इज नोन एज सेल वॉल, राइट? बट ये थ्योरी इन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में सिर्फ ये बताया दैट देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, राइट? बट दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ अ न्यू सेल was formed. That means एक नया सेल कहाँ से आया, ये क्वेश्चन अभी भी रहा. ओके, सो सेल थियरी इनिशियली जब 1838 में स्लेडन और श्वान ने दी, तो ये क्वेश्चन अभी भी यही रहा कि सेल, ओके फाइन, वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, बट ये सेल आया कहाँ से, राइट? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना. तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे ये नया सेल आया, वो अभी भी क्वेश्चन था, राइट? सो इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया एक और साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ. ही केम इन 1855 विद हिज मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी, राइट? इन्होंने सेल थ्योरी जो स्क्लेडन और श्वान ने दी थी, उनके स्टेटमेंट्स उन्होंने सेम ऐसे ही रहने दिए, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया. और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया दैट ओमनिस सेलुलाe ई सेलुला. दिस मीन्स दैट जो नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं, राइट? दैट मीन्स ही एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट? दैट मीन्स सेल हमेशा डिवाइड करते रहते हैं,
वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और एक से फिर वो दो में टूट जाते हैं। दैट मीन्स जो वो दो नए सेल आए हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं, राइट। दैट मीन्स एक सेल डिवाइड करेगा और दो नए सेल बना लेगा, राइट। सो these new cells they have arrived from a pre-existing cell, right. This was his modification that he gave इन एडिशन टू स्क्लेरन एंड श्वान, राइट। सो अगर मैं एक पूरी सेल थ्योरी की बात करूं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो बहुत कॉमन भी है एंड अगेन इंपॉर्टेंट भी है। सेल थ्योरी से बहुत नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है व्हेन इट कम्स टू योर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th, राइट। सो प्लीज अपने ये सेल थ्योरी के जो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सबसे पहले तो आपसे वो ये पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है। वो पूछ सकता है सेल थ्योरी किसने दी, उसके बाद सेल थ्योरी में एक्चुअली क्या स्टेटमेंट्स आते हैं। तो ये पूरे 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। या ये भी बोल सकता है दैट हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी, राइट, फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट वर द मॉडिफिकेशंस दैट ही गिव। सो रुडोल्फ बर्चर इन 1855 मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन जो सेल थ्योरी का एक्चुअल डिस्क्रिप्शन आता है वो ये है, वी हैव कंप्लीटेड इन 2 स्टेटमेंट्स। नंबर 1 दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ये आप ऑलरेडी स्क्लेरन और श्वान दे चुके थे। अब मॉडिफिकेशन के बाद सेकेंड स्टेटमेंट इन्होंने एक और ऐड कर दिया, जिसकी वजह से अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी इस सेल थ्योरी को एक्सेप्ट करने में, राइट। एंड दैट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट। दीज टू स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड अगेन सेल थ्योरी, अगेन आई एम सेइंग दैट सेल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बहुत नॉर्मली पूछा जाता है सेल थ्योरी, okay. Now let's come to an overview of cell. Now we have done with the cell theory, किस कहाँ से आया कैसे आया वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक सेल के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, दैट सेल का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कितने टाइप के सेल होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, वो देख लेते हैं, राइट। आई हैव completed this overview of cell in 3 statements, and number 1 is that if we conclude this cell, सो अगर हम किसी एक सेल को डिस्कवर करने के लिए ऑब्जर्व उसको ओवरव्यू लेने के लिए अगर एक पर्टिकुलर सेल का हम ऑब्जर्व करें, सो वहां पे सबसे पहले हमने लिया अनियन सेल, राइट। इसके पास, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ प्लांट सेल, राइट, सो इसके पास सेल वॉल था, प्लाज्मा था। और अगर हम एक ह्यूमन चीक सेल की बात करें, दैट मीन्स एक एनिमल सेल की बात करें, सो इट ओनली हैज plasma membrane, right, along with some dense bound structures. That means there are some structures that are dense and membrane bounded. It has chromosomes, nucleus, and genetic material. So this is something that is common in all the cells, that they will be having nucleus and genetic material, right. The main difference that we concluded is the cell. There are two type of cells, animal cell and plant cell. Animal cell do not have cell wall, but plant cell have cell wall. This is the first conclusion that we gave in overview of cell, right. Second, nucleus. What is nucleus? Okay, see, nucleus is a सेल ऑर्गेनली, एक सेल के अंदर ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल फिल्ड होता है, ओके। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, ओके। जब सेल को ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन हमारे पास सेल के लिए आई। पहला सेल जिसके पास, जिसका न्यूक्लियस जो था कंप्लीटली मेम्ब्रेन बाउंडेड था, राइट। दैट मीन्स न्यूक्लियर एनवेलप, और यू कैन से nuclear envelope or nuclear membrane is present. Nuclear membrane or envelope, both the things are same, please don't get confused, or envelope, right, is present, okay. This plus sign denotes present, okay. And the other cell was जिसमें nuclear envelope absent था, okay. सो वो सेल जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट था उसको नाम दिया उन्होंने दैट दिस इज अ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। प्रिमिटिव इन बायो मीन्स बहुत पुराना, राइट। सो दिस इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, इट इज नॉट वेल डेवलप्ड, राइट। प्रिमिटिव सेल है और इसे हमने नाम दे दिया प्रोकैरियोट, राइट। जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट था उसको हमने नाम दे दिया यूकैरियोट, ओके। दैट मीन्स दिस इज अ वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ सेल जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, वो बाउंड है विद अ मेम्ब्रेन, कवर्ड है विद अ मेम्ब्रेन,
While this prokaryotic cell, they do not have a nuclear envelope or membrane. That means they are not covered with any membrane. Their genetic material is visible, right? सेकेंड थिंग, जब और ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे किए गए, सो एक चीज और नोटिस की गई दैट यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, इसके पास और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज थी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड थी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, यूकैरियोटिक सेल दे हैज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, राइट, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, राइट। बट जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं था, न्यूक्लियस के पास तो थी ही नहीं न्यूक्लियर एनवेलप, प्लस और भी जो सेल ऑर्गेनेलीज आपने यूकैरियोटिक सेल में ऑब्जर्व किए वो प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं थे। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्लस अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, राइट, जो आप यूकैरियोटिक सेल में देखते हो, राइट। सो दिस इज अगेन द ओवरव्यू ऑफ अ सेल। मेनली प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपने डिफ्रेंसिएशन किया, प्लस एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में आपने डिफ्रेंशिएट किया। Okay. So now we have to learn about the common thing between prokaryotic and eukaryotic cell, right? So ऐसी क्या चीज है, आफ्टर ऑल दे आर सेल, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दे आर सेल, राइट। सो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच are common between prokaryotic cell and eukaryotic cell, and that is हर एक सेल का जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन इज द एंटायर स्पेस इनसाइड अ सेल। एक सेल के अंदर जितना भी स्पेस है वो सारा ही स्पेस किससे मिलकर बना है, राइट। सो एंटायर स्पेस और ल्यूमेन इनसाइड अ सेल दैट इज फिल्ड विद अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स व्हिच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। So cytoplasm becomes the common thing which for both prokaryotic and eukaryotic cell, right? So they have a semi-fluid matrix known as cytoplasm. It occupies वॉल्यूम ऑफ सेल, जितना भी वॉल्यूम, जितना भी ल्यूमिन है सेल के अंदर का, वो पूरा कौन ऑक्यूपाई करता है, साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, राइट, दिस इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। सी इन चारों स्टेटमेंट्स में से कोई एक आपका एमसीक्यू की तरह भी आ सकता है, प्लस वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्टिव क्वेश्चन नाउ, वो आपसे ये भी पूछ सकता है दैट व्हाट इज कॉमन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, राइट। साइटोप्लाज्म 1 मार्क में पूछा तो यू जस्ट हैव टू राइट साइटोप्लाज्म, प्लस अगर वो कुछ ज्यादा नंबर में आपसे पूछा है, 2 या 3 नंबर में पूछा है, तो मैंने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, राइट। आप आराम से इसको एक लॉन्ग आंसर में भी, आप इसको शॉर्ट आंसर में भी लिख सकते हो। वेरी शॉर्ट में अगर आता है तो सिर्फ यू हैव टू राइट साइटोप्लाज्म, ओके। थर्ड इज, दिस इज द मेन एरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी चीजें सेल परफॉर्म करता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही करता है, दैट इज द मेन एरिना for all metabolic activities, okay. And then fourth is various chemical reactions occur here to keep silent the living state. That means लिविंग स्टेट को मेंटेन रखने के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग स्टेट को कंटिन्यू रखने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज आ रही है, वही बात होगी, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सारी कौन परफॉर्म कर रहा है, कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, राइट। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, so and easy as well, okay. Then now we have to learn about some organelles which are also common between prokaryotic and eukaryotic cells. सबसे पहले तो हो गया साइटोप्लाज्म, दूसरी चीज होगी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द सेल ऑर्गेनेलीज विच आर कॉमन इन both prokaryotic and eukaryotic cell. That means आपको दोनों में दिखेंगी ये, right? They are non membrane bound. वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली बताइए जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, दैट मीन्स इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन या कवरिंग नहीं है, राइबोसोम्स। इसीलिए ये यूकैरियोट में तो मिलती है, प्रोकैरियोट में भी मिलती है, बिकॉज प्रोकैरियोट का भी हमने एक फीचर पढ़ा दैट प्रोकैरियोटिक सेल दे डू नॉट हैव membrane bounded organelles, right? So ribosome is that non membrane bounded organelle, right? So that means ये prokaryote में मिलेगी और यूकैरियोट में भी मिलती है, right? Not only in cytoplasm but also in chloroplast and mitochondria on rough endoplasmic reticulum. See, राइबोसोम को हम बोलते हैं ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, राइट, ऑर्गेनेली
विद इन ऑर्गेनेली। ये एक्चुअली आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, राइट, बिकॉज दिस सेकंड स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू योर यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्लीज दिस इज नॉट फॉर योर प्रोकैरियोटिक सेल। ये स्टेटमेंट जो है ये यूकैरियोटिक सेल के लिए है। राइबोसोम्स दोनों में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी, बट यूकैरियोटिक सेल में ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं मिलता, ये कुछ दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर भी मिलेगा। मतलब साइटोप्लाज्म में तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस रिलीज है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिनके अंदर आपको राइबोसोम्स मिलता है। सो इट इज अ ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर सेल ऑर्गेनेली। इनके अंदर भी राइबोसोम्स मिल रहे हैं। राइबोसोम इटसेल्फ ऑर्गेनेली, नो, इसीलिए ये स्टेटमेंट बनता है ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली, राइट। सो सबसे पहला यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं ऑर्गेनेली, दिस इज फॉर राइबोसोम्स, ओके। एंड विद इन ऑर्गेनेली वो दूसरी ऑर्गेनेलीज हो गए सेल के जिनके अंदर राइबोसोम्स मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये भी और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। ओके, सो नंबर वन, साइटोप्लाज्म इज द कॉमन थिंग, देन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द cell organelles which can be seen, which are seen in both prokaryotic and eukaryotic cell. Okay, अब कुछ और हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज की, एंड दैट इज सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं दे आर ओनली एंड ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। प्लीज यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि सेंट्रोसोम, फिर चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, वो एनिमल सेल में मिलेगा, सॉरी, राइट, प्लांट सेल में नहीं मिलता। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। ओके, एक ऑर्गेनेली जो सिर्फ एनिमल्स में मिलता है, सेंट्रोसोम, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, दे हेल्प इन सेल डिवीजन। ओके, सो इसीलिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में मिलेंगे, बट एनिमल में, प्लांट में नहीं मिलते। ठीक है, एनिमल में चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, उसमें मिलेगा वो। ठीक है, इसीलिए नॉन नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसलिए प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा। ओके, नाउ देयर इज अ स्टेटमेंट गिवन हियर जो आपका एनसीईआरटी से लिया है, एंड दैट इज सेल हैव डिफरेंट साइज, शेप इन एक्टिविटीज, वेरीज अकॉर्डिंग टू फंक्शन। दैट मीन्स सेल साइज के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे अलग अलग हो सकता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑल्सो वो अपने फंक्शन भी अलग अलग करता है, राइट। ये जितने भी मैंने साइज और शेप यहाँ पे लिखे हुए हैं, दे आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली। अगेन ये आपका एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, द स्मॉलेस्ट सेल इज mycoplasma, right? Smallest cell, it is written over here, 0.3 micron, right? डिस्क शेप के जैसा होता है, डिस्क लाइक शेप होता है। ठीक है, बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियल सेल, कोई भी बैक्टीरियल सेल जो साइज उसका वेरी करता है, दैट इज फ्रॉम 3 to 5 माइक्रोमीटर, राइट। 3 to 5 माइक्रोमीटर वेरी करता है बैक्टीरियल सेल, एंड इट इज क्यूबॉइडल इन shape, right? Next, we have the largest cell, egg of ostrich. It is somehow polygonal in shape. RBC, red blood cell, 7 micrometer in diameter, and it is somehow columnar in shape. Okay. Then we have longest cell. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, सो यहाँ पे जो आपके एमसीक्यू के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन, दैट इज द विच इज द स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा, which is the largest cell, and which is the longest cell. So these are the three things that you have to remember for your MCQ purpose. Smallest cell, I am writing here, smallest cell, mycoplasma. Then we have the largest cell, egg of ostrich, and the longest cell. ठीक है, देखो लार्जेस्ट में हम डायमीटर की बात कर रहे हैं और लॉन्गेस्ट में हम लेंथ की बात कर रहे हैं। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लार्ज की जब हम बात कर रहे हैं तो डायमीटर सबसे ज्यादा किसका है, विड्थ में सबसे ज्यादा कौन है, राइट। लॉन्गेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लेंथ वाइज बात कर रहे हैं। ओके, सो लॉन्गेस्ट सेल इज ह्यूमन नर्व सेल। ओके, राइट। सो सेल
they have different size, shape, and according to that they perform different functions. यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं. दिस इज द शेप ऑफ योर आरबीसी. ओके, व्हाइट ब्लड सेल, दे हैव डिफरेंट शेप्स बिकॉज इनके न्यूक्लियस का शेप भी अलग अलग होता है. दीज आर कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स. कुछ देखो आप, कॉलमनार सेल्स हैं, राइट. एपिथेलियम लेयर बनाते हैं पूरा. दिस इज द नर्व सेल, इसलिए अब इसको हम बोल रहे थे इरेग्युलर होता है. ठीक है, इरेग्युलर शेप है, थ्रेड लाइक है, बट दिस इज इरेग्युलर, राइट. ओके, ये आपके प्लांट सेल है, राइट. इट इज एन इलोंगेटेड सेल. ये मेसोफिल सेल है, अगेन दिस इज ऑल्सो प्लांट सेल. ठीक है, सो दीज आर द शेप्स गिवन इन योर एनसीईआरटी. ठीक है, हो सकता है आपको ये शेप दे दे पूछ ले किस किस सेल का है, विच इज वेरी इजी, राइट. सो आजकल ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, बट अगेन you cannot predict any of your question, right? So it can ask. Okay, so इसीलिए मैंने ये सारे यहाँ पे पिक्चर्स आपको रखे हुए हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं स्पेशली. अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं हर वीडियो में आपको ये चीज बोलती हूँ, एनसीईआरटी इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू लर्न और मेमोराइज. ओके, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं देखना है. ओके, योर बायोलॉजी वर्ड इज इन योर एनसीईआरटी ओनली. ओके, और अगर उसमें एक भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, सो दैट स्मॉलेस्ट स्टेटमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. ओके, सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट एनी स्मॉल और लार्ज स्टेटमेंट गिवन इन योर एनसीईआरटी, और उससे बाहर का भी आपको नहीं पढ़ना है, राइट. इतना भी ज्यादा आपको नहीं पढ़ रहा है, आपके स्टैंडर्ड का ही आपको पढ़ना है. इसीलिए मैंने एनसीईआरटी के सारे पिक्चर्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं जितने भी वहां पे है, राइट. नाउ वी कम टू द मेन थिंग, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. अब आपको मेनली प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है. रेस्ट ऑफ योर थिंग इस वीडियो में विल बी अगेन फॉर योर प्रोकैरियोटिक सेल ओनली. ओके, सो एक प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल represented by any bacterial cell, blue green algae, cyanobacteria, right. ये हम पढ़ चुके हैं. ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है. माइकोप्लाज्मा, वैसे तो हम माइक्रोप्लाज्मा भी पढ़ चुके थे, एंड मैं आपको यहाँ पे लिखती जा रही हूँ जो जो चीजें हमने इसके बारे में पढ़ी. दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल. पीपीएलओ भी बोलते हैं इसको, ये मैं आपको बता चुकी हूँ जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था. ठीक है, इसमें था PPLO is like प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो निमोनिया कॉज करे उसके जैसे. तो माइक्रोप्लाज्मा भी इन्हीं की कैटेगरी में आता है. ओके, सो दे ऑल रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल. दैट मीन्स इनके अंदर वो सेल है, इनकी बॉडी उन सेल से मिलकर बनी है जिनके पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है और उनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं है, राइट. जनरली दे आर ओके, जनरली स्मॉलेस्ट, छोटे होते हैं, but they vary greatly in shape and size. And bacteria are mainly of, they have 4 basic shapes. मैंने यहाँ पे ज्यादा इसको डिटेलिंग नहीं किया बिकॉज ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें मैंने आपको बैक्टीरिया का शेप्स वगैरह बताए थे, राइट. इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप वहां से देख सकते हो. अगेन वो आपका 11th का ही चैप्टर है और इससे पहले अब आप वो पढ़ लोगे तो इट्स वेरी गुड फॉर यू. ओके, सो बेसिलस रॉड लाइक स्ट्रक्चर, कोकस, विब्रियो, स्पाइरुलम, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, विच इज वेरी कॉमन. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. ओके, सी यहाँ पे मैंने कुछ ना आपकी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, एंड दीज स्टेटमेंट्स आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर प्रोकैरियोटिक सेल. आपको वो पूछ सकता है दैट व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. तो ये सारी स्टेटमेंट्स आप वहां पे आराम से इन स्टेटमेंट से अपना आंसर बना सकते हो, इसीलिए ये मैंने सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको लिखी हुई है, राइट. वन बाय वन देखते हैं कि स्टेटमेंट्स बोल क्या रही है. सबसे पहले, organization of a prokaryotic cell is fundamentally similar, even even though the prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. That means जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है दैट विल रिमेन द सेम. आप सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि एक प्रोकैरियोटिक सेल का या यूकैरियोटिक सेल का सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, ऐसे नहीं है. जो हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है, उसके बाद सेल का ग्रुप बनता है तो वो टिश्यू में आएगा, फिर टिश्यू का ग्रुप बनता है तो वो ऑर्गन में आएगा, ऑर्गन का ग्रुप बनता है तो वो ऑर्गन सिस्टम में आ जाएगा. दिस ऑर्गेनाइजेशन विल रिमेन द सेम, राइट. फंक्शनिंग भी सेम रहेगी. ओके, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, देन
और इटसेल्फ अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो जैसे अभी आपने देखा था दे आर मल्टीपल शेप्स है, और पीछे भी आपने पढ़ा कि बहुत सारे आप शेप्स और साइज में वो वेरी करता है। बट चाहे शेप साइज कैसा भी वेरी कर जाए, जो फंक्शनिंग है प्रोकैरियोटिक सेल की दैट विल रिमेन सेम। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम रहेंगे, राइट। दे हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, दिस इज ऑल्सो एमसीक्यू क्वेश्चन। अब ये देखो, ये यहाँ से भी सेम एमसीक्यू बनता है आपका, सेल से भी बन सकता है, और सेम चीज आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हो तो उससे भी बन सकता है। ओके, सो एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा दे हैव सेल वॉल, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अगेन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर प्रोकैरियोटिक सेल, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, नो मेम्ब्रेन इज देयर, their genetic material, because nuclear envelope is not there, no, so their genetic material is naked, right, in the form of nucleoid, single cell circular DNA, single cell circular DNA, very important। किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास? सर्कुलर डीएनए, ठीक है, सिंगल सेल सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल सेल सर्कुलर डीएनए यहाँ पे मिलेगा, राइट। देन वी हैव other statement, many bacteria they have small circular DNA outside the genomic DNA, very important, fourth and fifth statement, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्टेटमेंट आपको सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे के चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा, चाहे वो आपके 11th के चैप्टर हो या फिर 12th के चैप्टर हो। ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये चीज बहुत जगह आप सुनोगे, इसका नाम बहुत बार सुनोगे, तो प्लीज इसको, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है ये आया कहाँ से अभी समझ लो। ओके, कुछ बैक्टीरियाज के पास, सबके बाद हम सबके बारे में हम बात नहीं कर रहे, मेनी बैक्टीरियाज इनका मेन जेनेटिक मटेरियल तो है ही इनके न्यूक्लियस के अंदर, जीनोमिक मटेरियल जो उनका है वो तो प्रेजेंट है ही, बट कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं कि मेन जीनोमिक मटेरियल के अलावा इनके पास एक एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, और वो उनके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। And this extra genomic material, no, it provides some specific feature to those bacteria जिनके पास ये प्रेजेंट होता है, वो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स इनको प्रोवाइड करता है, और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मिड डीएनए वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इस चैप्टर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। वन मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर में, वेरी शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा जाता है, एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल क्या है? प्लाज्मिड। ओके, सर्टेन यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर्स, दैट मीन्स ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दे देगा जिन बैक्टीरिया के पास ये प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी, सारे बैक्टीरियाज के पास रेजिस्टेंस नहीं होता है एंटीबॉडी एंटीबायोटिक्स, दिस इज नॉट एंटीबॉडीज, दिस इज एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक हम कब लेते हैं? जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करना होता है, एक बैक्टीरिया को मारना होता है, तब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, राइट। तो वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस लेना, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट feature, okay, used to monitor bacterial transformation with foreign bacteria, these are the specific features जो एक एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, किसको? उस बैक्टीरिया को जिसके पास ये प्रेजेंट है। ओके, चलिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, नो ऑर्गेनेलीज लाइक वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। ओके, क्योंकि सब बाकी सब कैसी होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, तो सिर्फ एक राइबोसोम ऐसा है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो सिर्फ वही प्रोकैरियोट में दिखेगा। बाकी अगर आप प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से कंपेयर करो तो इसके अलावा कोई दूसरी ऑर्गेनेलीज ऐसी नहीं है जो इसके अंदर मिलेंगी, राइट। Next, we have a specialized differentiated form of cell membrane called mesosome. Again, very important for your MCQ. What is mesosome? Very short answer, ये 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। What is mesosome? See, mesosome क्या है? एक स्पेशल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग है। इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो इनफोल्डिंग करता है और डिफ्रेंशिएट हो जाता है टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर, जिसे आप बोलते हो मीजोसोम। एंड दिस मीजोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज में एक साथ हेल्प करता है, अभी आप आगे पढ़ोगे। सो मीजोसोम से अगेन एक शॉर्ट आंसर बन सकता है, इसको वही वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। व्हाट इज मीजोसोम? एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, राइट, या ये कैसे बना। सो इट इज एन इनफोल्डिंग, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये अंदर की तरफ कुछ
इनफोल्डिंग्स करने लगता है, मतलब फोल्ड हो जाता है थोड़ा सा, और फोल्ड होकर ये एक अलग सा शेप ले लेता है, एंड दैट इज नोन एज मीसोसोम, राइट? सो दिस इज दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि आप देखोगे प्रोकैरियोटिक सेल के पास ना सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती है। सो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर किससे बना है। मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन से बना है। सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, दे टेक अ पर्टिकुलर शेप, और उसकी उनको बोलते हैं मीजोसोम, और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, राइट? ओके, नाउ सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। सेल एनवेलप, दैट मीन्स जो एक प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, वो कैसी होती है? सेल एनवेलप, राइट? एंड इट्स मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करके वो क्या बना रहा है। ओके, सो सी प्रोकैरियोटिक सेल का एक बहुत स्पेशल फीचर होता है कि इनके पास सेल एनवेलप होता है। ये सेल एनवेलप सिंगल लेयर नहीं होता, पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल लेयर नहीं होता। सेल एनवेलप मल्टीपल लेयर्स से मिलकर बना होता है, राइट? 3 लेयर्स यहाँ पे होती है। ओके, सो दिस सेल एनवेलप इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, सबसे अंदर वाला, उसके बाद सेल वॉल, मिडिल लेयर, एंड देन थर्ड ग्लाइकोकेलिक्स, राइट? सो सेल मेम्ब्रेन, ये आपको जो मैंने लिखा हुआ है, ये है अंदर से बाहर की तरफ, इंटरनल लेयर से आउटर लेयर तक, एक्सटर्नल लेयर तक। तो सेल मेम्ब्रेन इज द इंटरनल लेयर, राइट? सेल वॉल मिडिल लेयर हो गया, राइट? एंड ग्लाइकोकेलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर। ओके, सो दीज आर द 3 लेयर्स जो मिलकर सेल एनवेलप बनाती हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल का, एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके, इनके सिमिलर फंक्शंस नहीं होते। हर एक लेयर सेल एनवेलप का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करेगी, और ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सबसे पहले तो आप एक चीज और, इसी आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो जिस पैराग्राफ में सेल एनवेलप बताया गया है, उस पैराग्राफ में एक छोटा सा 2-3 लाइनों में, 2 लाइनों में ये खत्म कर दिया है कि बैक्टीरियाज को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, राइट? स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। सिर्फ अभी आप इतना ही पढ़िए, ठीक है? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव हम स्टेनिंग करते हैं, तो उस स्टेनिंग के बेसिस पे सिर्फ इतना पूछ सकता है कितने टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दैट्स इट। अगेन आपको डिटेल में यही पढ़ना है। सेल एनवेलप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। ओके, क्योंकि ये आराम से आ सकते। दिस इज सेल एनवेलप, दिस इज सेल एनवेलप। ओके, सेल एनवेलप। ओके, सो दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ सेल एनवेलप। अभी थोड़ा सा मैंने आपको पहले बताया भी था। ओके, द इनर मोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन आप कुछ भी बोल सकते हो। देन वी हैव सेल वॉल, मिडिल लेयर, एंड ग्लाइकोकेलिक्स। ओके, सो the outermost glycocalyx becomes the outermost layer, and as it is written here, the composition of glycocalyx in different cells is different. Okay, and जैसे जैसे composition change होता जाता है, thickness भी change होती जाती है। Okay, थिकनेस 2 तरीके की हो सकती है। एक तो बहुत पतली लेयर की तरह प्रेजेंट हो सकता है ये, जिसे आप बोलते हो लूज शीट की तरह प्रेजेंट हो सकता है, जैसे आप बोलते हो स्लाइम लेयर। सो दिस इज द वन compositional variation or thickness variation of glycocalyx which can be seen in different cells, and the other one is it can be present as a thick or tough और कॉन्टिन्यूस, बहुत ही स्ट्रेच्ड, थिक और टफ लेयर की तरह भी प्रेजेंट हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। ओके, सो अगर ये एक थिन लूज शीट की तरह प्रेजेंट है किसी भी सेल में, तो उसे आप स्लाइम लेयर बोलोगे, और अगर ये बहुत ही स्ट्रेच्ड, थिक और टफ लेयर की तरह प्रेजेंट है, तो उसे हम कैप्सूल बोलते हैं। ओके, एंड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ग्लाइकोकेलिक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल एनवेलप। ओके, सेल एनवेलप में ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ओके, देन वी हैव सेल वॉल। सेल वॉल, सी सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सेल के लिए मिडिल लेयर है इसका, सेल का, सेल एनवेलप का, और ये सेल को ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ। ओके, उसका जो डेफिनेट शेप है वो प्रोवाइड कर रही है, राइट? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। ओके, सेल वॉल
चाहे वो किसी भी चीज से मिलकर बनी हो, सेल वॉल स्ट्रेंथ देगी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगी, प्लस जो एक, बिकॉज स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है तो जो उसका डेफिनेट शेप आता है, जैसे हम बात करते हैं कि सेल अलग अलग शेप का होता है, इट कैन बी ओवल इन शेप, सर्कुलर इन शेप, पॉलीगोनल इन शेप, राइट, थ्रेड लाइक भी हो सकता है, अलग अलग शेप्स में हो सकता है। तो ये जो अलग अलग शेप्स हैं, ये किस कौन सी चीज ये शेप डिसाइड कर रही है? सेल वॉल। जिस शेप में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, पूरे सेल का शेप वही हो जाएगा, राइट? सो द डेफिनेट शेप ऑफ सेल इज गिवन बाय इट्स सेल वॉल। ओके, सो डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रिवेंट्स बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। एक सेल को बर्स्ट होने से, कोलैप्स होने से कौन बचा रहा है? सेल वॉल बचा रहा है, राइट? सो basically it's providing it protection to cell as well. Okay, then the innermost layer, this is the middle layer, let me just write it for you. Middle layer, this is middle layer. Okay, then we have plasma membrane. Plasma membrane is the innermost layer. This is innermost layer. It is selectively permeable and it interacts with the outside world, स्ट्रक्चरल सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की अगर आप बात करो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दोनों में सेम होता है। ओके, देयर इज नो डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन whether it is a prokaryotic cell or eukaryotic cell, right? It is selectively permeable, that means it will allow very few or selective molecules टू पास थ्रू इट। अपने आप से पास करने के लिए ये कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से पास होने देगी, राइट? एंड दे, दिस इज द मेम्ब्रेन दैट इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स कोई भी चीज टू एंड फ्रो मूव कर रही है, सेल से अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, तो दिस इज द लेयर दैट बिकम्स that layer which interacts with the outer world, right? बाहर से कोई भी चीज सेल के अंदर आ रही है तो इट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम सेल, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये उस सेल को, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को सॉरी अलाउ कर रही है, ओनली देन दैट मॉलिक्यूल कैन गो इनसाइड द सेल। सिमिलरली अगर किसी भी मॉलिक्यूल को सेल से बाहर आना है तो वो भी सेम प्रोसीजर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर उसे अलाउ कर रहा है, सिर्फ तभी वो मूव कर सकता है टू एंड फ्रो टू द सेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल एनवेलप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूल बी थिंकिंग ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देती है, बट ऐसा नहीं है। I'm just telling you with the experience that what type of question on and on what topics question can come, right? आपका theoretical part से अगर, और अगर मैं आपके ये practical से भी बोलूँ, वाइवा में भी कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं, right? सी सेल एक बहुत ऐसा चैप्टर है जो अगर आप बाकी सारे चैप्टर्स के कंपैरिजन करो इसका, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा मटेरियल अपने अंदर रखता है। सो देर इज सो मच टू आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट? बहुत अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो एक ही टॉपिक से। ओके, मेनी थिंग्स आर देयर जो आपको याद करनी पड़ेगी, बिकॉज सेल पूरे आपका बायो सेल से ही तो रिलेटेड है। दैट्स वाई दिस होल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सब्जेक्टिव एज वेल एज फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट? सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। सब्जेक्टिव में आपको बताती हूँ कि सब्जेक्टिव में इट्स वेरी इजी टू राइट आंसर ऑफ दिस चैप्टर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पूछ क्या रहा है, किस चीज के बारे में पूछा है। देर आर वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत माइनर सी चीजें आपको याद रखनी है, बट एक सेम टॉपिक से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, मतलब 1 मार्क एमसीक्यू भी बन सकता है, फिर 1 मार्क क्वेश्चन वेरी शॉर्ट भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है। अब अगर मैं सेल एनवेलप की ही बात करूं तो सेल एनवेलप में वो आपसे 1 मार्क भी पूछ सकता है, सिर्फ लेयर्स के नाम भी पूछ सकता है शॉर्ट में, राइट? लॉन्ग में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछेगा तो आपको ये 1 बाय 1 डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, मीजोजोम, फिर से मैं बोलूंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोजोम। ओके, बिकॉज 1 मार्क में पूछ सकता है दैट इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज मीजोजोम। ओके, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज मीजोजोम। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन गया, सिंपल, राइट? शॉर्ट में आपको पूछ सकता है व्हाट इज द फंक्शन, गिव वन फंक्शन ऑफ मीजोजोम। ठीक है, तो ये 2 मार्क में बन गया। पहले व्हाट इज मीजोजोम, उसका दूसरा पार्ट हो गया गिव वन फंक्शन ऑफ इट। देन अगर इसमें 3 नंबर में ये आ जाता है, आ सकता है, बहुत चांसेस हैं, ठीक है? 3 नंबर में अगर आएगा तो आप सबसे पहले लिखोगे व्हाट इज मीजोजोम, डेफिनेशन उसका लिखोगे, इनफोल्डिंग है, ठीक है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो इसको आप आराम से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर
तीनों मार्कर्स में आप इसको 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर्स किसी भी टाइप के क्वेश्चन में ये आ सकता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ हर चीज को कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट कैन कम एज 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क, राइट? लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, किसी भी तरह से आ सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट दैट हैज बीन रिटन इन योर पीपीटी, राइट? सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पॉज करो वीडियो और प्लीज एक एक चीजें नोट डाउन करो, बिकॉज दिस इज ऑल योर एनसीईआरटी ओनली। एनसीईआरटी में आपको क्या किया हुआ है ना, बहुत सारी चीजें एक साथ दे दी गई है। मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग तरह से टॉपिक वाइज डिफ्रेंशिएट किए हैं चीजें, उनकी डेफिनेशंस, और आप किस तरह से आंसर फ्रेम कर सकते हो, अपने आंसर में आपको एक्चुअली लिखना क्या है वो बताया। सो प्लीज राइट डाउन दीज नोट्स, ओके? एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ये पूरा पीपीटी मैं आपको एज इट इज प्रोवाइड कर दूंगी अलॉन्ग विद दिस एनोटेशंस एज वेल, ओके? सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बट अगर आप खुद से लिखोगे, दिस इज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, जब आप कोई चीज सुनते हो या देखते हो ना, सो वो इतना अच्छे से आपको मेमोराइज नहीं होती जब आप उसको खुद से लिखते हो, राइट? राइटिंग पार्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, फॉर योर मेमोरी। अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो ना, सो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी, आपके माइंड में मेमोराइज हो रही है, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म आप उसको याद रखते हो, राइट? ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसे वर्चुअली दिखा दी जाती हैं। अगर मैं इससे एक स्टोरी से फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ। अगर एक वर्चुअल चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, एक छोटा सा स्टोरी मैं अगर आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे, तो आप बहुत आराम से उसको देख लोगे, एंड दैट्स ओके, फाइन। सेम वही स्टोरी अगर मैं आपको दिखा के नहीं, आपको सुनाऊं, बिना दिखाए ऐसे सुना दूं आपको, किसी एक जंगल है, जंगल के अंदर एक छोटा सा हट है, हट में ऐसे ये एक बूढ़ी अम्मा है, राइट? ये सब ऐसी चीजें मैं बता दूं, यू विल स्टार्ट इमेजिनिंग दीज थिंग्स। यू आप एक पहले का आप एक जंगल इमेजिन करोगे, फिर जंगल में एक हट इमेजिन करोगे, फिर एक दादी इमेजिन करोगे वहां पे, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? जब आप एज इट इज कोई चीज देख लेते हो ना, आपके पास प्रेजेंट होती है, तो वो इतने अच्छे से आपको मेमोराइज नहीं होती। बट जब आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, राइट, आप आंसर लिख रहे हो खुद से, ठीक है, आप इमेजिन कर रहे हो चीजें, तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से आपको याद रहती है। Okay, so I'll request you to write down all these notes. Although I'll provide you this PPT at the end of the chapter when we will complete this chapter. No, I'll provide you that link भेज दूंगी मैं, ठीक है? But still, okay, पढ़ते पढ़ते लिखते जाओ। चलिए, मेसोसोम पे आते हैं। मेसोसोम, एज आई टोल्ड यू, इट इज अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ओके, एंड दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या सेल मेम्ब्रेन हो, बात एक ही है, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकता है वो, और सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करता है, अंदर की तरफ फोल्ड करता है और एक शेप ले लेता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज मीसोसोम। मीसोसोम अब बेसिकली ये अलग अलग फॉर्म्स में होता है। ये वेसाइकिल की शेप भी ले सकता है, ये ट्यूब्यूलर फॉर्म भी ले सकता है, ये लेमिले की फॉर्म में भी हो सकता है, राइट? सो इट कैन, ऐसा नहीं है कि मीसोसोम जो एक्सटेंशन होगा वो एक पर्टिकुलर शेप में होगा, कि भाई अगर एक्सटेंशन ओवल शेप का हुआ है तभी वो मीसोसोम होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मीसोसोम अलग अलग शेप ले सकता है, वो वेसाइकिल की फॉर्म में भी हो सकता है, ट्यूब्यूलर भी हो सकता है, लेमिले भी हो सकता है, ओके? इट परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस। देखो, मीसोसोम की नहीं आदत है, वो अपना खुद का उसका नोन फंक्शन नहीं है, बट उसके बिना बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो परफॉर्म नहीं हो सकते। दैट मीन्स वो हेल्प कर रहा है सबकी, ये एक हेल्पिंग हैंड है, ठीक है, बाकी सारे फंक्शंस पूरे होने में। जैसे ये सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है, नंबर 1, ठीक है? डीएनए रेप्लिकेशन में मदद कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रेस्पिरेशन में मदद करता है, ठीक है? सेक्रीशन प्रोसेस में मदद करता है, ओके? ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट, ताकि जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो अच्छे से हो पाए। एंड एंजाइमेटिक कंटेंट में भी ये हेल्प करता है, सेक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक कंटेंट में भी ये हेल्प करता है। कितने सारे फंक्शंस कर रहा है, अब तुम देख रहे हो ना, इसकी आदत ही ऐसी है कि ये खुद का कोई नॉन फंक्शन नहीं है, बट ये वो मेंबर है सेल का जिसके बिना कोई काम नहीं होता। ऐसा होता है ना, एक हर सब फैमिली में एक ऐसा मेंबर होता है कि जो खुद कोई काम नहीं कर रहा होता, बट सजेशन सबको दे रहा होता है कि ये करो वो करो, ये वो आदमी है। ये सेल फैमिली का वो आदमी है जो खुद अपना कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन इसको हर किसी के काम में टांग अड़ानी है, राइट? हर किसी के काम में इंटरफेयर करना है, और इसके बिना काम होगा भी नहीं।
राइट। सो सी, इतने सारे काम में ये हेल्प कर रहा है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए। सो वो आप अब उस फैमिली के मेंबर से याद रख सकते हो। हर किसी के फैमिली में ऐसा मेंबर होता है ना, जो कोई काम नहीं करता है लेकिन सजेशन सबको देगा कि ऐसा करो वो करो। हर किसी के काम में टांग टांग है, उसके बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता, सब में अपने मोटिफिकेशंस डालेंगे। तो ये वो मेंबर है। ओके, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट इज क्रोमेटोफोर। अब जब इनफोल्डिंग्स की बात आ ही है, तो पहला इनफोल्डिंग हो गया सेल मेम्ब्रेन का आपका, दैट इज योर दिस मीसोसोम। एक और इनफोल्डिंग्स होती है, एक और एक्सटेंशन होती है, बट दिस एक्सटेंशन इज ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी एक्सटेंशन करता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन था मीसोसोम, साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन होता है क्रोमेटोफोर, राइट। ये सब बैक्टीरियाज में नहीं होता, ये कुछ ही बैक्टीरियाज में पाया जाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया। दिस इज द एग्जाम्पल। सो देखो, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, क्रोमेटोफोर किस में दिया रहता है, किस में दिखता है, राइट। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। ओके, सो ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा और एक स्ट्रक्चर ले लेगा, शेप ले लेगा, और उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स आ जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। सो क्रोमेटोफोर इज द स्टोर हाउस ऑफ पिगमेंट। देखो, क्रोमा, क्रोमा वर्ड इज यूज फॉर कलर, और कलर कौन देता है, पिगमेंट्स। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। क्रोमेटोफोर क्या कर रहा है, इट कंटेन्स पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, कलर देते हैं। और क्रोमा क्या होता है, कलर, राइट। कलर की कितना 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 इंटेंस कलर है वो, कितना लाइट है, कितना डार्क है, दैट इज क्रोमा ना। तो वो क्रोमा क्या हो गया, कलर। सो ये इसका काम है पिगमेंट्स को स्टोर करना। ओके, राइट। अब बैक्टीरियल सेल जो होता है वो, इट कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, राइट। इफ इट हैज अ फ्लैजुलम, अगर वो मोटाइल है, सो एक थिन फिलामेंट उसके पास प्रेजेंट होगा फ्रॉम सेल वॉल अगेन। सो दिस फ्लैजुला, उसको आप क्या बोलते हो, फ्लैजुला। सो फ्लैजुला हेयर बिकम्स द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। देखो, अभी तक आपने तीन एक्सटेंशन पढ़ लिए, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन एंड सेल वॉल का एक्सटेंशन, ठीक है। सेल वॉल अगर एक्सटेंड करके बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर बना रही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, तो उसे हम कहते हैं फ्लैजुला। और अगर जिस भी बैक्टीरिया में ये एक्सटेंशन बनता है, फ्लैजुला फॉर्म हो जाता है, वो बैक्टीरिया मोटाइल होता है, क्योंकि ये फ्लैजुला बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में मदद करता है, राइट। इस फ्लैजुला के तीन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, राइट। ये एक फिलामेंट जैसा होगा, ठीक है। दिस इज, ये हुक पार्ट होगा इसका, एंड दिस इज द बेसल बॉडी, लाइक दिस। ओके, दिस इज द बेसल बॉडी, ठीक है। सो दिस इज अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, filament part, this is hook part, and this is basal body। अगर ये मैं एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर बताऊं फिलामेंट का, ओके। सो यहाँ पे इन टोटल आपने तीन एक्सटेंशंस पढ़ लिए। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज मेसोसोम, एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज क्रोमेटोफोर, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल इज नोन एज फ्लैजुला। ओके, सो ये 1 मार्क पूछ सकता है आपसे, इस तरह से एमसीक्यू भी पूछ सकता है। ओके, कुछ और फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं सेल में अदर देन दिस फ्लैजुला, एंड दैट इज पिलाई एंड फिम्ब्रे। पहली बात तो मैं बता दूं, जैसे ये फिलामेंटियस स्ट्रक्चर आपका फ्लैजुला ये मूवमेंट में मदद कर रहा था, पिलाई और फिम्ब्रे मूवमेंट में मदद नहीं कर। ओके, पिलाई दे आर elongated tubular structures made up of special proteins, right। फिम्ब्रिया दे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स। टूथब्रश होता है ना, टूथब्रश पे छोटे छोटे से ब्रिस्टल्स निकले रहते हैं, वैसे होता है ये ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर आते हुए दिखेंगे। से फॉर एन एग्जांपल, इफ दिस इज सेल, तो ये छोटे छोटे आपको इस तरीके से दिखेंगे फिम्ब्रिया, राइट। हेल्प्स टू अटैक बैक्टीरिया इंस्टेड एंड टू होस्ट टिश्यूज, राइट। ये कोई भी बैक्टीरिया को अटैक करने में मदद करेगा, या फिर कोई भी होस्ट है जिसके ऊपर बैक्टीरिया रह रहा है या जिसके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया रह रहा है, उसकी बॉडी से अटैच करने में ये मदद करेगा, राइट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी मैंने, पिलाई एंड फिम्ब्रिया दे डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत समझना कि ये भी फ्लैजुलर मतलब ये भी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं तो ये भी फ्लैजुला की तरह हेल्प करेंगे मूवमेंट में, नो।
पिलाई एंड फिम्ब्रे डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी, ये अटैचमेंट पर्पस के लिए होते हैं, होस्ट बॉडी से अटैच करना, चाहे वो फिर उसकी बॉडी के ऊपर हो या बॉडी के अंदर हो, ठीक है, दूसरे से किसी दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करने के लिए, शार्प होते हैं क्योंकि। ओके, सो ये दो काम करते हैं। नाउ वी कम टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ऑलरेडी हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे, बट हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से एसोसिएटेड रहते हैं। दे आर 15 nanometer by 20 nanometer in size, right, and are made up of two subunits, right, 50s and 30s units which when present together 70s। इसको प्लस नहीं करना है, 30 और 50 को प्लस कर दो 80 हो जाएगा मैम, ये तो नहीं, 30 और 50 को प्लस नहीं करना है। सी ये ना सेडिमेंटेशन बताता है आपको, राइट, ये सेडिमेंटेशन रेट है इसका, तो इसलिए इसको प्लस नहीं करना है प्लीज। राइबोसोम इस तरह से दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक स्मॉलर यूनिट हो गई, राइट, और एक आपकी ये इस तरह से लार्जर यूनिट हो गई, बिगर यूनिट हो गई। तो स्मॉलर यूनिट इज 30s, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 30s एंड बिगर यूनिट इज ऑफ 50s। ये इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन रेट है इसका। टुगेदर अगर मैं राइबोसोम की बात करूं प्रोकैरियोटिक, तो दे आर 70s, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ 70s। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये नीट में पूछा गया था, राइट, नीट 2019, जिस साल मैंने नीट दिया था, राइट। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain which is known as polyribosome or polysome. Say for an example, this is mRNA, ये mRNA है, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स इस तरह से अटैच हो जाते हैं, इस तरह से आके लग जाएंगे, जैसे ये एक राइबोसोम, 2 3 4, इस तरह से, राइट। सो बहुत सारे राइबोसोम्स एक एमआरएनए के ऊपर इस तरह से अटैच हो जाते हैं, जो इवेंचुअली आप आगे पढ़ोगे क्लास 12th में कि ये ना कोडिंग, ये आगे जाके ना ट्रांसलेशन में मदद करता है, ये स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन बनता है, ठीक है। चलो अभी वो छोड़ दो, अभी ज्यादा मत सोचो आप लोग इसके बारे में, ठीक है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये ग्रीन कलर के क्या है, दीज आर राइबोसोम्स, ओके, दीज आर राइबोसोम्स, ये क्या है, राइबोसोम्स, ओके। एंड दिस रेड कलर थ्रेड इज एमआरएनए। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीराइबोसोम्स। देखो पॉली मीन्स मल्टीपल, राइट, सो मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच है, या फिर इसको पॉलीजोम भी बोलते हैं। ये नीट 2019 में क्वेश्चन आया था, ओके, सीधा सीधा ये पूरा एनसीईआरटी का, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये एज इट इज ये लिखा हुआ था दैट सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड, राइट। फिर ऑप्शंस में था पॉलीराइबोसोम, पॉलीजोम, और मैंने इसका आंसर सही किया था, ओके। सो आप भी सही करेंगे, नीट 2019 का क्वेश्चन है, ओके। तो आपके स्कूल में भी एमसीक्यू पूछ सकता है, या इट इज अगेन इम्पोर्टेंट एज फॉर योर नीड, ओके। चलिए, नेक्स्ट इज इंक्लूजन बॉडी। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बाद आपका प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स जस्ट फिनिश इट, ओके। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जो एक्चुअली साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर हेल्पफुल इन ऑर्डर टू स्टोर समथिंग। अपने अंदर ये कुछ चीज स्टोर, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये अपने अंदर ना कुछ स्टोर करके रखते हैं, राइट। तो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड in cytoplasm in form of inclusion bodies, okay, these are not bound by any membrane, तो non membranous होते हैं ये, ठीक है, and they lie free in cytoplasm, freely पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म में, कोई इनका स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, membrane bounded नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स फिल होंगे, साइनोफाइजियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो ये क्या है, दीज आर द इंक्लूजन बॉडीज जो अपने अंदर ये सारी स्ट्रक्चर चीजें, फॉस्फेट हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब अपने अंदर स्टोर करके रखता है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी,
एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, गैस वैक्यूल, गैस स्टोर करके रखता है अपने अंदर। तो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये मिलता है, राइट। सो दिस कंप्लीट्स योर इंक्लूजन बॉडीज एंड अलोंग विद दैट prokaryotic cell, right? So this is all for today. In next video we'll be completing your eukaryotic cell. Okay, a eukaryotic cell, if you see, आप बहुत सारे ऑर्गेनेलीज पढ़ोगे वहां पे, बट दोस ऑर्गेनेलीज, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आप नॉर्मली जब आप एक सेल, थोड़ा बहुत जो आपको आइडिया होता है वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो भी आपने पढ़ा, ये आई थिंक थोड़ा सा फ्यू थिंग्स वो वेरी न्यू टू यू, राइट। सो ये प्लीज आराम से अच्छे से एक बार गो थ्रू करना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर, राइट। एंड ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे एनोटेशन की हैं, प्लीज नोट इट डाउन। से फॉर एन एग्जांपल, ये नीट 2019 का जो मैंने आपको लिखा है कि ये एज एन एमसीक्यू आया था नीट 2019 में, राइट। पॉलीराइबोसोम, और पॉलीराइबोसोम ना आप सिर्फ इस चैप्टर में नहीं पढ़ोगे, आगे दूसरे और चैप्टर्स में भी होगा, 12th में भी देखने को मिलेगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ सेल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक पूरी बायो में यही है। ओके, एक्सटेंशंस यू हैव टू रिमेंबर, सेल वॉल का एक्सटेंशन क्या होता है, मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्या होता है, सेल वॉल का एक्सटेंशन क्या होता है, राइट। ओके, cell envelope, mesosome, every minor thing is important in this chapter. Okay, so this is all for today. Let's wait for the next video.